हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज की सेशन में। आज की सेशन में हम लोग एनुअल एग्जाम में, ठीक है, आएगी अर्थात इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट आर्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। जो आपके 100 प्रश्न थे उसके आंसर को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपके एग्जाम में टोटल जो प्रश्न दिए गए थे वो 100 प्लस 6 अर्थात 100 था ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ठीक है, और 6 संख्या थी, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्नों की, अर्थात टोटल जो आपका, ठीक है, प्रश्न था वो 106 था। तो देखते हैं इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो कुछ परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए रहते हैं। तो बढ़ते बढ़ते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश से थे। ठीक है, आपको प्रदेश दिया गया है तो आपने देखा होगा, ठीक है, उनका जन्म स्थान, निवास स्थान किसी भी लेखक और कवि का दिया रहता है, ठीक है। लेखक का जो इंट्रोडक्शन परिचय दिया रहता है उसमें। तो देखते हैं इसमें भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश से थे। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आप, ठीक है, जानते हुएगा भगत सिंह जो थे वो पंजाब से संबंधित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है। पहला ऑप्शन है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है जयसी, ठीक है। तो वात्सल्य पूछा गया है, वात्सल्य कौन हो जाएंगे, सूरदास जी हमने, ठीक है। हम जब आपको क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहे थे तो हमने बताया था कि सूरदास पूछा जाए तो वात्सल्य रस, तुलसीदास से पूछा जाए तो यह भक्ति रस, ठीक है, और अगर पूछा जाता है श्रृंगार रस तो जैसी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो वात्सल्य रस से जो संबंधित है वो सूरदास जी है और इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर था वो सूरदास का पद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, किस वाद के। ऑप्शन ए है छायावाद, दूसरा है प्रपद्यवाद, तीसरा है प्रगतिवाद, चौथा है प्रयोगवाद। तो यह छायावाद के रहे हैं, ठीक है, और इनके द्वारा हमारे पाठ पुस्तक में लिखा गया तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको सभी इंट्रोडक्शन जो था वो आपको पता होगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, कर्म का। किसका है, कर्म का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन सभी, ठीक है, हमने आपको 7 सीट दिया था हिंदी का। सभी जो लगभग 75 या 80% हम बोले प्रश्न जो है उसी से आया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। और यह कब लिखा गया, तो जब उनके पुत्र का आकस्मिक, ठीक है, और शामिक जिसे बोले, ठीक है, वह निधन हो गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शोक गीत। कवित्री का खिलौना क्या है, तो उसका पुत्र, क्योंकि उन्होंने कहा है छिन ही गया खिलौना मेरा, उसका पुत्र। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो है भागलपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है, उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। कौन रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और इनका जो संबंध है वह बिहार से ही रहा है, आपको पता होगा, ठीक है। अतः रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर हमारे पाठ पुस्तक में है अर्धनारीश्वर। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। हमने अनेकों बार आपको ये सारे प्रश्न करवाए हुए हैं। जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को कहां पर दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था, ठीक है। कहां पर, पटना के गांधी मैदान में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है, ठीक है। अनेकों बार हमने इस पर भी डिस्कस किया है। गद्य कविता पूछा जा रहा है, कौन सा हो जाएगा, हार जीत। और अधिनायक कौन सा हो जाएगा, व्यंग कविता। कैसा हो जाएगा, व्यंग कविता, ठीक है। तो ये डाउट हमने आपका पहले क्लियर कर दिया था कि अगर व्यंग कविता पूछता है तो अधिनायक और गद्य कविता पूछता है तो हार जीत। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधिनायक क्या पूछा जा रहा है, अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में से किस प्रकार की रचना है। और दोनों प्रश्न आ गया व्यंग कविता। कैसी है, व्यंग कविता। आज के जो सत्ताधारी वर्ग है, ठीक है, उस पर ही यह कटाक्ष किया गया है अधिनायक कविता में। किनके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर सहाय जी के द्वारा।
उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? आपको पता होगा, ठीक है। 1915 में उसने कहा था कहानी लिखी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध इज द राइट आंसर। और द्वितीय विश्व युद्ध की भी चर्चा आई है किस कहानी में? सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ क्या है? एक एकांकी, और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा की गई है कि मानक जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। प्रश्न काफी इजी पूछे गए थे। प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन कहे जाते हैं? जायसी, ठीक है। और इनकी रचना थी करबक, ठीक है, जो कि राजा रतन सेन, पद्मावत जो इन्होंने लिखा है वो राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। हिंदी के एडिसन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट जी कहे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन थे? तार सप्तक, ठीक है, अज्ञे जी थी, और अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर हमारे पाठ्य पुस्तक में रोज था, जिसकी नायिका थी मालती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप सभी को इतना क्लियर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो बाल विवाद संवाद के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? बाल विवाद संवाद कौन है? नामवर सिंह, ठीक है, और नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। प्रगीत और समाज, कौन सा चैप्टर है? प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज है क्या? तो यह निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? किस विधा के अंतर्गत है ये? तो संभाषण है, ठीक है। क्या है? संभाषण है। किसके द्वारा लिखा गया है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के द्वारा यह लिखा गया है, ठीक है। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? हमने आपको बताया था नर और नारी, इनकी चर्चा जहां भी आती है आप बेझिझक अर्धनारीश्वर पे टिक करें, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? रामधारी सी दिनकर। कौन है? रामधारी सी दिनकर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो राम बोला। क्या था? राम बोला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर हमारे पाठ पुस्तक में है तुलसीदास का पद। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? कौन थे? नरहरि दास जी, ठीक है। नरहरि दास इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो अगर हम बात करते हैं साहित्य लहरी की, तो यह सूरदास जी की रचना है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी हमने आपको बताया था, सूर सागर, सूर सराबली, राधा रसकेली और साहित्य लहरी, ठीक है। इनकी इन्हीं रचनाओं से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो वह तुलसीदास जी के समकालीन थे। उन्होंने, ठीक है, किस पर कविता लिखी है? तो सूरदास और कबीरदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। नाभादास जी के द्वारा ही छप्प लिखा गया है। छप्प किसे कहते हैं? 6 पंक्तियों का गेपद। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो यह नाभादास जी की रचना है। किन की रचना है? नाभादास जी की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया था, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, इनके द्वारा लिखा गया चैप्टर हमारे पाठ पुस्तक में पुत्र वियोग है, ठीक है, और जो कि मुकुल से लिया गया है। मुकुल इनका प्रतिनिधि काव्य संग्रह है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? आपको देखने से ही, पंक्ति देखने से ही स्पष्ट होगा यह उषा से लिया गया है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, उषा का यह पंक्ति है। लिखा किनके द्वारा गया है? शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा हमने आपको बताया था, ठीक है। इसे एक और भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? उषा है, ठीक है।
सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति शीर्षक कविता की है। ठीक है, अधिनायक जो कि रघुवीर सहाय जी के द्वारा लिखा गया है, आज के जो सत्ताधारी वर्ग है उन पर कटाक्ष किया गया है। ठीक है, कि आज की जो जनता है वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, जनता के पैसे का ही वो उन्हें तमगे लगाता है, तमगे अर्थात मेडल। ठीक है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, अधिनायक इसका सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो। आपने देखा यहाँ पे नंद जी की चर्चा हुई है और आपने देखा है सूरदास जी के द्वारा लिखित जो पद है, सूरदास का पद, पहले पद में श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है, उन्हें जगाया जा रहा है। वही जो दूसरा पद है उन्हें नंद की गोद में, ठीक है, खाते हुए दिखाया जा रहा है। और सूरदास जी, ठीक है, जो उनका खाया हुआ जो जूठन है, ठीक है, उन्हें वो पाने की लालसा है। ठीक है, उसके भूखे हैं वे, तो सूरदास के पद से यह लिया गया है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। यह उक्ति के शीर्षक कविता से है, सूर के पद। लागती लपकी कंठ वैरिन की नागनी सी, यह किस शीर्षक कविता की है, कवित। किसके द्वारा लिखा गया है, भूषण के द्वारा। किसके द्वारा, भूषण। इसमें उन्होंने अपने दो प्रिय नायक के ऊपर, कौन कौन, राजा छत्रसाल और शिवाजी के ऊपर इन्होंने रचना की है। द्वितीय पद में यह रचना की हुई है, लागती लपकी कंठ वैरिन के नागिनी सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है, कौन सी रचना है उनकी, ओ सदा नीरा। किस नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है, गंडक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मलयज की रचना निम्न में से कौन सी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो कि क्या है, एक डायरी है। क्या है, डायरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका यह क्या है, आत्मकथा है। इन्होंने अपना आत्मकथा लिखा है जूठन के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब व्याकरण के जो प्रश्न है कुछ, उसे भी देखते हैं। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है, उद्गम। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत जोड़ गम, क्योंकि ये जो त है यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, ठीक है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत जोड़ गम। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, हितैषी क्या हो जाएगा, हित जोड़ ऐसी, क्योंकि यहाँ पे जो ये ए है, ठीक है, यह किस संधि का एग्जाम्पल है, वृद्धि संधि। किसका, वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, यहाँ पे वही नियम कार्य कर रहा है। ठीक है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा, जगत जोड़ अम्बा इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है, अधपका शब्द में क्या उपसर्ग होगा, तो देखेंगे पीछे से एक सार्थक शब्द चूज करना था, हमने आपको बताया था। और ठीक यही क्वेश्चन हमने 2 से 3 बार, ठीक है, आपको करवाया है टेस्ट सीरीज में। ठीक है, अर्थात जो हमने 7 जो सेट किया था उसमें यह प्रश्न, ठीक है, 2-3 बार पूछा गया था और आपको बताया भी गया था। ठीक है, तो अधपका अर्थात पीछे से छाटना है, पका एक सार्थक शब्द है, आगे का जो अध बच जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, उपसर्ग होगा। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पीछे से एक सार्थक शब्द को चूज करना है, जो कि सार्थक शब्द इसमें गुण बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। शोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, हमने आपको बताया था काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल जो अभी हो रहा है, जैसे कि सोहन पढ़ता है, वर्तमान काल का एग्जाम्पल होगा। सोहन पढ़ा भूतकाल का और सोहन पढ़ेगा भविष्यत काल का। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही होगा। रवि ने खाया, यह किस काल का हो जाएगा, रवि ने खाया, यह भूतकाल का होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नरेश जाएगा, किस काल का उदाहरण होगा, भविष्यत काल का। ठीक है, तो तीनों से प्रश्न पूछा गया है और काफी सरल प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबूतर छत पर बैठा है, यह कारक से प्रश्न पूछा गया है। कारक कितने प्रकार के थे, कारक के कितने भेद थे, 8। और अगर हम बात करें में और पर, ठीक है, यह किसका चिन्ह है, तो आपने देखा होगा अधिकरण का, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है ये में और पर। कबूतर छत पर बैठा है, ठीक है,
तो छत पर क्या हो जाएगा, यह अधिकरण का ची है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, में अधिकरण का साइन है, अधिकरण इज द राइट आंसर। ठीक है, तिरिच शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, कौन हो जाएंगे, उदय प्रकाश जी। ठीक है, और तिरिच क्या है, एक कहानी है जो कि उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। हमने आपको बताया था, ठीक है, कि चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम आपको याद ही याद करना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में अधिक प्रश्न बनते हैं। साथ में किस विधा की रचना है, निबंध है, संभाषण है, भाषण है, ठीक है, कहानी है, कविता है, यह क्या है, वो भी आप इसे याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है। ठीक है, आप देख सकते हैं लेखक से बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत ही अधिक संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार हो जाएंगे अज्ञे। ठीक है, और इसकी जो नायिका है वो है मालती। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है। सिपाही की माँ कौन है, मोहन राकेश जी। ठीक है, किस एकांकी से लिया गया है, यह भी हमने आपको अनेकों बार बोल करके याद करवा दिया था, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करवक शीर्षक कविता के कवि कौन है, जायसी है। कौन है, जायसी। ठीक है, किससे लिया गया है, पद्मावत से। आगे बढ़ते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, रघुवीर सहाय जी। और यह क्या है, एक व्यंग कविता है। कैसी कविता है, यह व्यंग कविता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है। क्या खो गया है पंचायती राज में, पंच परमेश्वर खो गए हैं। गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, संस्यात्मा से ली गई है। इन सभी प्रश्नों को हमने देखा है। ठीक है, और उम्मीद है आपने सभी सही सही लगाया होगा और अच्छे से बनाया होगा। आगे बढ़ते हैं। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है। हमने आपको बताया था तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है, जो कविता लिया गया है वो कामायनी महाकाव्य से ही लिया गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 49 प्रश्न को। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है। रामचरितमानस कौन हो जाएंगे, तुलसीदास जी। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, इनकी जो चर्चा आती है वो सदानीरा में है। ठीक है, जो कि गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीना पानी शब्द कौन सा समास है। बीना पानी किन्हें कहते हैं, माँ सरस्वती को। ठीक है, तो इसमें न तो पहला पद प्रधान है और न ही दूसरा पद प्रधान है। बीना पानी कहा गया माँ सरस्वती को, अतः यह बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यह एक विशेष अर्थ धारण कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। मानवता शब्द कौन संज्ञा है। मानवता क्या करते हैं, इसे हम अनुभव करते हैं। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, भाववाचक। क्या हो जाएगा, भाववाचक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर इसी में मानव मानव रहता तो वो जातिवाचक हो जाता, लेकिन मानवता है तो भाववाचक हो जाएगा। हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है, हीरा। ठीक है, क्या है हीरा, एक द्रव्य है। ठीक है, एक पदार्थ है, किसमें आ जाएगा, यह द्रव्यवाचक में आ जाता है। जिसे हम नापते या तौलते हैं, किसमें जाता है, वह द्रव्यवाचक के अंतर्गत जाता है। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। हमने आपको बताया था संज्ञा के 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो यह भारतीय, भारतीय कहने से, ठीक है, जितने भी भारतीय है उन सभी का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सभा, सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा कहने से क्या होता है, एक समूह का बोध होता है। सभा एक आदमी से नहीं लगाई जा सकती, हमने आपको अनेकों बार यह समझाया था। किसमें आ जाएगा, यह समूहवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। उच्चारण स्थान से भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और आपको अच्छे से बताया गया था। क्या क्या बताया गया था, कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चवर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। ठीक है, साथ ही टवर्ग का हो जाएगा मूर्धा, तवर्ग का हो जाएगा दंत, और पवर्ग का हमने बताया था आपको ओष्ठ। ठीक है, वही लिखा गया है बिल्कुल। अब देख लीजिए, भ का उच्चारण स्थान भ किस में आता है, पवर्ग में। प फ भ ब भ। ठीक है, तो किस में आएगा, यह
ओष्ठ में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है, क्योंकि क वर्ग में ही क ख ग घ अंग आता है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत होगा, क्योंकि ऋतु लशानाम तालु ऋतु लशानाम दंता होता है, ठीक है, अर्थात ल त वर्ग, ठीक है। इन सब का जो और स इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थ के आधार पर संख्या के कितने भेद है, 5 भेद है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। जो स्त्री अभिनय करे, ठीक है, 2-3 बार इन प्रश्नों पे हम सभी ने डिस्कस किया है, अभिनेत्री कहलाती है, और जो पुरुष अभिनय करता है अभिनेता कहलाता है, ठीक है। पूछा गया है अगला प्रश्न हमसे, परिश्रम, परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। परिश्रम का क्या हो जाएगा विलोम, विराम। क्या हो जाएगा, विश्राम या विराम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगामी अर्थात आने वाला, आगामी अर्थात आने वाला, तो विगत, ठीक है, विगत अर्थात बीता हुआ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, कृष्ण शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हमने आपको बताया था यहाँ पे अगर कृष्ण का पूछा जाए तो शुक्ल, शुक्ल का पूछा जाता है तो कृष्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन को। कमल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सरोज। क्या होगा, सरोज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सरोज, पंकज, ये सब कमल के पर्यायवाची है। झंझट का पर्यायवाची हमने अनेकों बार देखा है, क्या हो जाएगा, बवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शिव के पर्यायवाची को आपको ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। रुद्र, हरि, शिवालय और रुद्राक्ष। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए यहाँ पे। शिवालय अर्थात क्या होता है, शिव का आलय। क्या होता है, शिव का आलय अर्थात, शिव का आलय अर्थात क्या होता है, घर। शिव का घर अर्थात कैलाश को हम शिवालय कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुद्र इज द राइट आंसर, जो कि शिव का पर्यायवाची है। शिवालय नहीं होगा अर्थात, क्योंकि शिवालय का जो अर्थ होता है वो शिव का घर होता है। पाठक शब्द का, पाठक शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और पाठक का स्त्रीलिंग पूछा जाए तो पाठिका। घी शब्द क्या है, हमने आपको बताया था, घी, दही, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 69 नंबर प्रश्न को। आयु शब्द क्या है, ठीक है, उसकी आयु में कमी होती गई, ऐसा हम बोलते हैं। वाक्य के प्रयोग द्वारा भी आप लिंग निर्णय कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। आपने एक नियम पढ़ा होगा, ठीक है, ए जोड़ अ, अर्थात ए के बाद अगर कोई दूसरा भिन्न स्वर आ जाता है तो वह य में बदल जाता है, ठीक है, अ के बाद। तो यहीं पे यहाँ पे आय में बदल गया है, ये किस में बदल जाता है, आय में। वही ने जोड़ अक नायक हो गया है, ठीक है। ए के बाद भिन्न स्वर आया, आय में बदल गया और यह नायक हो गया। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास बैठी हुई क्या कर रही है, सूत काट रही है। पहले ही, ठीक है, पहला ही जो आपको परिच्छेद दिखाया गया वो एकांकी का, उसमें यह बातें लिखी गई है। सरैया मान तल ताल जो है उसका जल कैसा है, स्थिर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था, जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है वह ओ सदा नीरा है, जो कि गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। 74 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। हमने आपको बताया था 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बुक का कोई पंक्ति दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा यह किस चैप्टर से ली गई है। तो आपको अगर ऐसा दिया जाता तो यहाँ पे ओ सदानीरा इज द राइट आंसर, और पूछा गया है किसके द्वारा लिखा गया है तो जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पे सही आंसर होगा। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी, मुन्नी कौन थी, बिश्नी की बेटी। कौन थी, बिश्नी की बेटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन है, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है तो पुत्र वियोग से है। किसके द्वारा लिखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा यह लिखा गया है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है,
मलयज के द्वारा लिखी गई है। किस चैप्टर में है ये? हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे बढ़ते हैं। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? किस शीर्षक पाठ से है? तो उसने कहा था। अगर इसी में पूछता इसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक है, हमने बताया था पूछे जाने की संभावना है और पूछी भी गई। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहर्ष अर्थात 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने विष्णुई होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? नारी का आया है। किस शीर्षक पाठ से होगा? अर्धनारीश्वर। किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी श्री दिनकर जी के द्वारा। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? शिक्षा से है। और इसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति अर्थात जिद्दू कृष्णमूर्ति जी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन को। कारक के कितने भेद है? हमने आपको बताया था भेद से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट था संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया, कारक और समास। ठीक है, इसके भेद आपसे मुख्यतः पूछे जाते हैं। संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद, सकर्मक और अकर्मक, कारक के 8 भेद और समास के 6 भेद। ठीक है, केवल इसे याद रखने की आपको आवश्यकता थी। हमने आपको बताया था कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आगे बढ़ते हैं। भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या है? पीछे से एक सार्थक शब्द चूज करना था, पेट। आगे क्या बच जाएगा? भर। और यह प्रश्न हमने कर भी लिया है। और ठीक है, साथ ही अगर समास से प्रश्न पूछा जाता, ठीक है, यह कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाता? अव्ययीभाव। आगे बढ़ते हैं। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि में क्या हो जाएगा? उपसर्ग प्रति। क्या उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले आकर के जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। वंदना, अगर हम बात करें वंदना में प्रत्यय की, तो क्या हो जाएगा? अना। वंद ऐसे होता है, वंद जोड़ अना। ठीक है, वंदना। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? एरा। चचेरा में भी क्या हो जाएगा? एरा। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री। लेखक का लेखिका, गायक का गायिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा ही गया है गायक का, तो देखते हैं। ठीक है, गायक का क्या हो जाएगा? गायिका। अगर पूछता पाठक का, तो पाठिका। देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? हमने आपको समास के 6 भेदों के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें से पहला था अव्ययीभाव। ठीक है, अव्ययीभाव जिसका जो पहला पद होता है वह अव्यय होता है, अर्थात पहचानने का तरीका था पहला पद आ, अनु, भर, प्रति, ठीक है, हर, ये सब क्या होता? ठीक है, अव्ययीभाव के अंतर्गत आता। दूसरा था तत्पुरुष, बीच का कारक ची क्या होता है? लुप्त होता है। तीसरा कर्मधारय। चौथा था आपका द्वंद। पांचवा था द्विगु। और छठा था बहुव्रीहि। ठीक है, और प्रश्न जो पूछे गए हैं काफी, ठीक है, आसान प्रश्न पूछे गए हैं। देशभक्ति शब्द कौन सा समास है? इन प्रश्न पे हमने डिस्कस भी किया है। देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति। तो इसमें से बीच का क्या हो गया? यह जो कारक ची है यह लुप्त हो गया हुआ है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। नीलपीत शब्द कौन सा समास है? द्वंद हो जाएगा। नील अर्थात नीला, पीत मतलब पीला, दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक, बीच में योजक ची, कौन सा समास? द्वंद समास। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है? पंच प्रमाण आप देख रहे हैं, ठीक है, पंच अर्थात 5, ठीक है, पंच अर्थात 5 अर्थात एक संख्या को दर्शा रहा है। संख्यावाची पहला पद होता है, तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? शिक्षार्थी। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, कुशाग्र बुद्धि अर्थात तेज बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला। रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है? रात को पहरा देने वाला, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? पहरा देने वाले के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। वो एक आदमी होगा, ठीक है, वो किस में हो जाएगा? संज्ञा पदबंध में। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में
लगा हुआ आदमी। ठीक है, यहाँ पे वह आदमी हो या जानवर भी अगर रात में पहरा देने वाला हो, तो आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति जानवर किस में आते हैं, किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं, तो संज्ञा पदबंध। काम में लगा हुआ आदमी क्या बता रहा है, यह विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यह किसके अंतर आ जाएगा, विशेषण पदबंध के अंतर्गत। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत अलग रहना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को। हाथ का मैल होना, ठीक है, हाथ का मैल होना क्या हो जाएगा, तुच्छ होना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वह कौन है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है आपका, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। हमने आपको बताया था जो, सो, जिसका, उसका, ये सब अगर दे तो वह कौन सा हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा। आपको वह देखने को मिल रहा है जो है, वह कौन है। अगर केवल इतना दे देता तो यह कौन सा वाक्य होता, प्रश्नवाचक हो जाता। लेकिन दे दिया वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, संबंध बता रहा है, हम पूछ तो रहे हैं लेकिन जो पड़ा रह रहा है उसके बारे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक। मास शब्द का हमने आपको बताया था, दिन से दैनिक, मास से मासिक, ठीक है, सप्ताह से साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक, इस प्रकार के विशेषण बनाए जाते हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आत्मा का हो जाएगा आत्मिक। क्या हो जाएगा यह, आत्मिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा 100 क्वेश्चन को। उम्मीद है आप सभी के, ठीक है, 50 में 50 अर्थात 50 आउट ऑफ 50 प्रश्न सही हुए होंगे। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपके एग्जाम कैसे गए, ठीक है, और आपने कितना सही अटेम्प्ट करके आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए आपके एग्जाम में। यहाँ पे एक विषय पूछा गया है, मेरे प्रिय लेखक। हमने आपको बताया था कि मेरी प्रिय लेखक, ठीक है, अर्थात मेरी प्रिय लेखिका, ठीक है, इन सब के ऊपर आप एक बार देख ले। ठीक है, प्राकृतिक त्रासदी, मोबाइल और इंटरनेट, राष्ट्रीय एकता, हमारी प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय लेखक या लेखिका, इस पे प्रश्न हमेशा से पूछता आया है निबंध में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करना है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। किससे लिया गया है यह, रामधारी श्री दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है, अर्धनारीश्वर, उसी चैप्टर का ये है। तो जिस प्रकार से हमने आपको फॉर्म में बताया था, अगर आपने उस प्रकार लिखा है तो बिल्कुल आपने सही लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसे चंपारण की यह भूमि मानव विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको करवाया है और यह ओ सदानीरा से लिया गया है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग से, ठीक है, यह उद्धृत पंक्ति है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संचित भय भृंग लता भोले। सूरदास के जी का पद जो है प्रथम पद है, ठीक है, दो पद उनका दिया गया है यहाँ पर। तो जो प्रथम पद है उसमें सूरदास जी ने यह इस प्रकार की रचना की है कि इसमें कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है और उन्हें जगाया जा रहा है। ठीक है, आगे है, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे। ठीक है, या सड़क की जर्जर स्थिति के बारे में अपने वार्ड आयुक्त अथवा मुखिया को एक पत्र लिखे। हमने आपको 3 प्रकार का पत्र लिखने को बताया था। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और एक शिकायती पत्र। तो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, महाविद्यालय यह औपचारिक था और इसका फॉर्मेट भी हमने आपको बताया था, साथ ही इसका भी फॉर्मेट बताया था कि अगर नगर पालिका को लिखना है, मुखिया को लिखना है, वार्ड को लिखना है, ठीक है, बिजली विभाग में लिखना है, तो आप किस प्रकार से लिखे। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर देना है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, ये किससे है, संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है, यह भी संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। कुंती का परिचय आप जान रहे हैं, हमने कितने बार ऑब्जेक्टिव में आपको करवाया, कुंती पड़ोसिन थी विष्णु की। ठीक है, तो यह सिपाही की माँ से लिया गया है। आप ये देख रहे हैं, हेड मास्टर कलीराम जूठन से लिया गया है, जो कि ओम प्रकाश जी का आत्मकथा है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है, ऊषा से लिया गया है यह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा यह पंक्ति जो है, ठीक है, यह कविता लिखा गया है। शिव जी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है, कवित से लिया गया है यह।
प्रातः काल का नव कैसा है, उषा से यह प्रश्न है। छत्रसाल की तलवार कैसी है, कवित से यह प्रश्न लिया गया है। और गाय किस ओर दौड़ पड़ी, सूरदास जी की जो रचना है सूरदास का पद, और उसमें कृष्ण को भोर होने की सूचना दी जा रही है, विभिन्न प्रकार के संकेत दर्शाया जा रही है। तो वही बताया जा रहा है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी, गौशाला की ओर, अपनी माँ के पास। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बना लिया होगा सभी प्रश्नों को, बस 5 का आंसर देना था। और 10 में से जो 10 प्रश्न हैं उन पर हम सभी ने चर्चा किया है। लिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको देना था, और हमने आपको बताया था जो सारांश होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है 5 अंक स्तरीय प्रश्न के लिए। जिस प्रकार अगर हम देखें, ओस दानीरा शीर्षक निबंध का सारांश लिखना था, रोज कहानी के केंद्रीय संदेश की समीक्षा करना था अर्थात सारांश लिखना था, एकांकी और नाटक में अंतर स्पष्ट करना था, तुमुल कोलाहल जो कि आपको करवा दिया गया है, ठीक है, मोहन राकेश जी के द्वारा, जो सिपाही की मां लिखा गया है। इस चैप्टर का जब हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे थे तो हमने आपको उसमें करवा दिया था आपको यह प्रश्न। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का भावार्थ लिखे, यह भी सारांश लिखना था किसका, तुमुल कोलाहल कलह में का। पठित पाठ के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय देना था अर्थात इस पद का सारांश लिखना था, भावार्थ बताना था कि तुलसीदास जी ने इस पद में क्या बताया है, ठीक है, उनकी भक्ति भावना है क्या। तो इस प्रकार, ठीक है, 6 में से जो 6 प्रश्न थे ये भी हम लोगों ने देखा था। और ये छठा प्रश्न था संक्षेपण करना, जिसमें से हमने आपको बताया था शब्द सीमा का ध्यान रखना था, एक शीर्षक देना था, और सभी, ठीक है, शब्द को क्या करना था, काउंट करना था, 3 से भाग देना था, और फिर उसे संक्षेप में लिख देना था, मुख्य मुख्य शब्दों को, वाक्य को। तो इस प्रकार उम्मीद है और आशा है पूर्णतः कि आप सभी एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपका एग्जाम कैसा गया। चलिए, तो मिलते हैं हम अगले सेशन में। आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।